कोरोना का एक और रूप सामने आ रहा है। इस नए रूप ने सरकार, डॉक्टरों और आम आदमी को हैरान कर दिया है। दरअसल कोरोना के कई केस सामने आए हैं जिनमें कोरोना के कोई लक्षण ही नहीं हैं। यानी जिस तरह पहले मरीजों में कफ, बुखार और जुकाम की शिकायत होती थी, अब दावा किया जा रहा है कि अब ऐसे कोई भी लक्षण सामने नहीं आ रहे हैं। अब तक कोरोना की पुष्ट मरीजों में ऐसे मरीजों की संख्या 50% से ज्यादा है जिनमें कोरोना के कोई लक्षण नहीं दिखे थे, जिन्हें हम एसिम्प्टोमेटिक कहते हैं। डॉक्टरों का कहना है कि मजबूत इम्यूनिटी सिस्टम वाले लोगों के साथ ऐसा होने की पूरी संभावना है, लेकिन ऐसे लोग दूसरे लोगों के लिए कोरोना के कैरियर बन सकते हैं। ऐसे में जब तक बड़े पैमाने पर परीक्षण नहीं किया जाता है, ऐसे व्यक्तियों की पहचान करना मुश्किल है। ऐसे में आज का सवाल है, अदृश्य कोरोना को अब पहचानेंगे हम? और दूसरा सवाल, लक्षण नहीं दिखेंगे तो कोरोना कैसे मिटेगा? अभी अगर एसिम्प्टोमेटिक मिलता है हमारे को, अगर पॉजिटिव है तो सबको हम अपने 3 लेवल की हमने फैसिलिटीज़ बनाई है। कोविड केयर सेंटर, डेडिकेटेड कोविड हेल्थ सेंटर और कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स। तो उसको उसके लेवल के हिसाब से उस सेंटर में, कोविड केयर सेंटर में रखा जाएगा एसिम्प्टोमेटिक है तो। हमने टेस्ट भी ज़्यादा करने चालू किए हैं। पिछले कुछ दिनों में हमने काफ़ी टेस्ट किए हैं दिल्ली के अंदर, और कोरोना के केसेस में बढ़ोतरी भी चालू हुई है। कल हमारे पास 736 केसेस के टेस्ट की रिपोर्ट आई। उन 736 में से 186 कोरोना के मरीज निकले। 186 के 186 सभी एसिम्प्टोमेटिक हैं। इनमें किसी में भी सिम्टम्स नहीं है, किसी को बुखार नहीं है, किसी को खांसी नहीं है, किसी को सांस की शिकायत नहीं थी। उनको पता ही नहीं था कि उनको कोरोना है, उनको पता ही नहीं था कि वो कोरोना लेके घूम रहे हैं इधर उधर। ये और भी खतरनाक बात है। और इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ डॉक्टर रवि मलिक, सीनियर पीडियाट्रिशियन, जुड़ चुके हैं। डॉक्टर हर्ष महाजन, जो कि चेयरमैन है महाजन इमेजिंग के, वो भी हमारे साथ हैं। डॉक्टर के अग्रवाल, एक्स प्रेसिडेंट हैं IMA के, स्वागत है सर आपका। डॉक्टर मनोज कुमार, सीनियर कंसल्टेंट, मैक्स हॉस्पिटल, हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो सबसे पहले मैं शुरुआत डॉक्टर के अग्रवाल आपसे ही कर लेती हूँ। अभी तक तो कोरोना का वायरस अदृश्य था, अब तो इसके सिम्टम भी अदृश्य हो रहे हैं, कैसे पहचानेंगे? देखिए, हमें अलग टर्मिनोलॉजीज पता करनी होगी। एक टर्मिनोलॉजी है एसिम्प्टोमेटिक, यानी कि वो आए और ठीक हो गए, वो सिर्फ एंटीबॉडी टेस्ट से ही पता लग सकते हैं, या आप उनका, हर आदमी का तो RT-PCR नहीं कर सकते। दूसरे होते हैं प्री सिम्प्टोमेटिक। प्री सिम्प्टोमेटिक का पीरियड जो है वो 2 से 3 दिन का होता है, यानी कि आज आपका टेस्ट पॉजिटिव है, 3 दिन बाद आपको सिम्टम्स आएंगे। अब इन 186 लोगों को 3 दिन के बाद में जब उनको उन्होंने आइसोलेट किया तो पता लगेगा कितने उसमें से प्री सिम्प्टोमेटिक। और तीसरा होता है हमारा जो है सिम्प्टोमेटिक। चौथी सिचुएशन है कि ये सिम्टम्स इनको ऐसे हुए कि इनको उन्होंने इग्नोर कर दिया। फॉर एग्जाम्पल, कोई आदमी कहता है कि मेरे को टेस्ट कम हो गया, और वो सिम्टम कोरोना का कॉल एटिपिकल सिम्टम, बिकॉज पब्लिक क्या कहती है, ना खांसी है, बुखार है, ना मेरे को सांस फूला, वो इन 3 को लेके चल रही है। लेकिन किसी को हल्का सा डायरिया हुआ, या किसी को हल्का सा वीकनेस हुआ, हल्का सा गले खराश हुआ, और ये सारे सिम्टम मान के आधा 1 दिन के लिए हुए, टेस्ट कम हो गया, स्मेल कम हो गई इन लोगों को। दीज आर एटिपिकल सिम्टम्स। रैश हो सकता है, सिर्फ प्लेटलेट काउंट तो हो सकते हैं। एक सिचुएशन है एटिपिकल सिम्टम्स की, दूसरा है प्री सिम्प्टोमेटिक की, तीसरा है एसिम्प्टोमेटिक की। इनको हमें क्लासिफाई करना पड़ेगा। याद रखिए कि अगर मान लीजिए मेरे को भारत में लेके चलना है, अगर भारत के अंदर में करीबन 543 डेथ्स हुई है, तो वो 1% होगी सिम्प्टोमेटिक लोगों का। यानी कि 99% लोग जो सिम्प्टोमेटिक पॉपुलेशन भारत में 55,000 की होनी चाहिए, जो अभी 16,000 की है। यानी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सिम्प्टोमेटिक है लेकिन उनके टेस्ट नहीं हुए। हर एक सिम्प्टोमेटिक में
50 लोग एसिम्टोमेटिक होंगे, तो उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं। तो भारत में अगर हम लेके चले एसिम्टोमेटिक पॉपुलेशन वो लाखों में हो सकती है। ये बीमारी एक दूसरे को फैला रहे हैं, लेकिन एसिम्टोमेटिक को पकड़ना ही हमारा कर्तव्य है लॉकडाउन का। लॉकडाउन में ये सारे या तो ठीक हो जाएंगे या सिम्टोमेटिक में कन्वर्ट हो जाएंगे। हाँ, क्योंकि लॉकडाउन डॉक्टर मनोज एक तरह से यही है कि आप घर के अंदर ही हैं, आप एक तरह से क्वारंटीन में ही हैं। अगर आपको हुआ भी अंदर ही अंदर वो ठीक हो जाएगा, आप ही के परिवार के बीच में हो जाएगा, आप ठीक भी हो जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। लेकिन ये जो अभी कुछ लोग बाहर निकल रहे हैं जो चाहे एसेंशियल सर्विसेज के हैं, मैं भी हूं उनमें, आप भी हैं उनमें, हम लोग भी हो सकते हैं ना कैरियर। तो हमारे भी परिवार है, हम भी घर में जा रहे हैं, हमारे अंदर भी सिम्टम नहीं आ रहा, लेकिन हो सकता है कि वो फैले। ये तो बहुत ही ज्यादा इस वक्त चिंता की बात है। हमको समझ ही नहीं आ रहा है इससे लड़ना कैसे। अभी देखिए, डॉक्टर अग्रवाल ने जैसा बताया कि इनिशियली हम लोग माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर कैटेगरी में बांट रहे थे, बट अब 2 कैटेगरी और जोड़ दीजिए उसमें, एसिम्टोमेटिक एंड वेरी क्रिटिकल, अब 5 कैटेगरी हो गई। तो एसिम्टोमेटिक, रियल एसिम्टोमेटिक हैं या बहुत माइल्ड सिम्टम्स हैं, ऐसे 81% पेशेंट्स हैं जो भी आप रिसर्च पेपर्स में देखेंगे। और इसमें जो लॉस ऑफ स्मेल, जो डॉक्टर साहब ने भी बताया कि लॉस ऑफ स्मेल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम्स है, और अगर टेक्निकली सोचिए तो ये भी एक सिम्टम्स है, इसको एसिम्टोमेटिक नहीं बोल सकते। बट अब ये है कि हम आप जो भी अभी काम कर रहे हैं, बाहर जा रहे हैं या लॉकडाउन से प्रतिबंधित नहीं हैं, उनके साथ क्या है कि जो हेल्दी हैं, जो लेस देन 60 ईयर्स हैं, उनको कोई कोमॉर्बिडिटीज नहीं है जैसे डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, वो तो हो सकता है कि इसको अच्छे से टॉलरेट कर लें और वो एसिम्टोमेटिक और 7-8 डेज 10 डेज के कोर्स के बाद वो एक तरह से कहें इम्यून हो जाएंगे। और जो अभी जो बेसिकली जो रैपिड टेस्ट किट्स जो आए हैं, वो जो एंटीबॉडी बेस्ड टेस्ट हैं, वो उसका मेन फंक्शन यही होगा कि जो एसिम्टोमेटिक हैं, जो हम लोग जैसे जो हेल्थ प्रोफेशनल्स हैं या मीडिया कर्मी जो हैं, उन लोगों का सबका टेस्ट किया जाए। और उससे क्या है कि हमें पता चलेगा, और इस टेस्ट के बारे में किया गया मुंबई में, किया गया कई ये पत्रकारों का जिनमें से निकले हैं कोरोना। आईसीएमआर ने कहा भी है कि ये टेस्ट एक डायग्नोस्टिक टेस्ट नहीं है, ये बेसिकली सर्वेलेंस मॉनिटरिंग के लिए एक टेस्ट है, जिससे हमें एग्जैक्ट इंसिडेंस, प्रिवेलेंस कम्युनिटी में क्या है वो मिलेगा। ठीक है। तो मेरे हिसाब से हम लोगों को सबको इस रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट के लिए जाना चाहिए, और जो लार्ज स्केल पे जो एसिम्टोमेटिक पेशेंट्स हैं उनकी स्क्रीनिंग के लिए, और कम से कम ये भी तो पता चलेगा कि जिसको एंटीबॉडीज डेवलप हो गए हैं उनको फिर लॉकडाउन से रिलीव भी किया जा सकता है। एक बार अगर आपने इम्यूनिटी डेवलप कर लिया है, एंटीबॉडीज डेवलप हो गए हैं, तो इनको दोबारा, अभी एग्जैक्टली हमें ये भी नहीं पता है कि कितने दिन तक ये इम्यूनिटी परसिस्ट करती है, बट डेफिनेटली वो बंदे जो हैं इन्फेक्शंस को फिर से उनको इन्फेक्शन होने की संभावना कम हो जाती है। मैं ये एक केस पढ़ रही थी, हमारे साथ डॉक्टर उमा कुमार प्रोफेसर है एम्स में, वो भी जुड़ चुकी हैं। डॉक्टर उमा, मैं आपसे पूछती हूँ, मैं एक केस पढ़ रही थी अहमदाबाद का। इस शख्स को 22 दिन से हॉस्पिटल में रखा हुआ है, और ये चिंता की बात इसलिए है मैम कि 13 मार्च को ये दुबई जाते हैं, 17 मार्च को ये वापस आते हैं, 21 मार्च से ये क्वारंटीन में चले जाते हैं और अपना टेस्ट कराते हैं। टेस्ट का पहला रिजल्ट इनका नेगेटिव आता है, दूसरा रिजल्ट पॉजिटिव आता है, उसके बाद 2 और टेस्ट होते हैं जो इनडिटर्मिनेट आते हैं, उसके बाद एक और टेस्ट होता है जो नेगेटिव आता है, फिर एक और टेस्ट होता है जो पॉजिटिव आता है। ये 19 अप्रैल तक इनका आखिरी टेस्ट हुए हैं। हम तो क्वारंटीन में 14 दिन के लिए मान रहे थे कि 14 दिन के बाद वैसे ही खत्म हो जाता है, ये तो 1 महीने से ऊपर हो गया। डॉक्टर उमा, आपसे आगे सवाल था मेरा कि इसका हम क्या करें। 14 दिन का क्वारंटीन मान रहे थे, ये तो 1 महीने से ऊपर हो रहा है। क्या कुछ हमारी भी अंडरस्टैंडिंग में ये वायरस कुछ अलग तरीके से बिहेव कर रहा है जो हम नहीं समझ रहे अभी भी? देखिए, हम तब से बात कर रहे हैं कि ये जो कोरोना इन्फेक्शन है, ये एक नोवेल वायरस से हो रहा है, SARS-CoV-2 जिसको नाम दिया गया है, और इस वायरस के बारे में हमें बहुत सारी चीजें अभी पता नहीं है। जो एक स्टडी है उसके मुताबिक ये 37 डेज तक ह्यूमन बॉडी में रह सकता है, लेकिन उससे ज्यादा भी रह सकता हो ये नहीं पता। जहां तक टेस्ट की बात है कि कभी पॉजिटिव आ रहे हैं, कभी नेगेटिव आ रहे हैं, वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। एक तो इस पे डिपेंड करता है कि किस समय वो टेस्ट लिया गया, कितने इन्फेक्शन के कितने दिन बाद लिया गया, एक चीज। दूसरा, प्रॉपर्ली सैंपल कलेक्ट
किए गए या नहीं किए गए। जैसे कि नेजोफेरिंग्स या ओरोफेरिंग्स से सैंपल लेते हैं और जो लोअर एयरवेज से लेते हैं सैंपल, जो कि बाल फ्लूइड एनालिसिस करते हैं, वो ज्यादा सेंसिटिव होता है। और तीसरी चीज होती है कि सैंपल तुरंत ट्रांसपोर्ट किया गया है या नहीं किया गया। विद इन 4 आवर्स वो एनालाइज करने से पॉजिटिविटी रिजल्ट की ज्यादा बढ़ी रह जाती है। इसके अलावा भी ये चीजें देखी गई हैं कि किसी इंडिविजुअल में किसी पर्टिकुलर टाइम पे वो डिपेंड करता है वायरल लोड कितना था। अगर वायरल लोड बहुत ज्यादा कम है तो हो सकता है कि वो डिटेक्ट ना हो और वो नेगेटिव आ जाए। तो इन सब चीजों को बहुत, टेस्ट को इंटरप्रेट करना बहुत जरूरी है क्लिनिकल सिनारियो को माइंड में रखते हुए। तो ऐसे ही ये कह देना कि कोई नेगेटिव हो गया, पहले कहते 24 आवर्स के इंटरवल पे अगर आप 2 बार टेस्ट रिपीट करते हैं और वो नेगेटिव आता है तो आप डिस्चार्ज कर सकते हैं। तो ये भी किया जा सकता है कि वो इंटरवल बढ़ा दे, 24 आवर्स ना करके मे बी दैट कैन बी मेड 48 आवर्स और 72 आवर्स में अगर रिपीट टेस्ट नेगेटिव आता है देन वी कैन से कि इस इंडिविजुअल इज इन द सेफर जोन। लेकिन फिर भी उसको आइसोलेट रहने की सलाह दी जा रही है 2 हफ्ते, यही सोचकर कि हो सकता है कि ये फिर भी वायरस शेड हो रहा हो बॉडी से। और स्टूल सैंपल्स में तो ये और ज्यादा दिन तक डॉक्टर रवि मलिक, क्योंकि आप कुछ ऐड करना चाहते हैं तो इसमें मैं एक सवाल भी ऐड कर देती हूँ, फिर आप दोनों का जवाब दे दीजिए। कल ही हम डिस्कशन कर रहे थे प्लाज्मा थेरेपी का और उस पर जो डॉक्टर्स का ही पूरा पैनल था और लगातार हम इसी बात पे जोर दे रहे थे कि प्लाज्मा थेरेपी में जो है एंटीबॉडीज निकाली जाती हैं और उसमें हम लोग ये करते हैं कि वो 14 दिन का समय ध्यान में रखते हैं ताकि वो शख्स जो है पहले नेगेटिव हो तो उसके बाद ही उसकी एंटीबॉडीज इस्तेमाल की जाएं। यहां पर अगर हमें ऐसे किसी पॉजिटिव पेशेंट जो अभी हमारे हिसाब से नेगेटिव हो गया लेकिन फिर वो कभी पॉजिटिव हो सकता है, उसका मान लीजिए प्लाज्मा थेरेपी में हमने निकाल लिया सैंपल, इस्तेमाल भी कर लिया, थोड़े दिन बाद वो फिर से पॉजिटिव हो रहा है, ये कैसे होगा? चाहूंगा तीनों एस्पेक्ट्स पे। सबसे पहले तो जो हम बात कर रहे थे एसिम्प्टोमेटिक की, देखिए एसिम्प्टोमेटिक जो केसेस है ना वो डिपेंड करते हैं 3 फैक्टर पे। वायरस का लोड कितना है, पेशेंट की एज कितनी है, इम्यूनिटी कैसी है। जनरली जो यंग पेशेंट्स हैं उनके अंदर एसिम्प्टोमेटिक जो कैरियर्स हैं या एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स बहुत ज्यादा होते हैं। और मैं बता दूं ये सिर्फ कोरोना में नहीं, अगर आप डिप्थीरिया की बात करें, पोलियो की बात करें, पोलियो के अंदर 95% केसेस जो है वो एसिम्प्टोमेटिक ही होते हैं। और इसकी सॉल्यूशन एक ही है कि हमारे को केस डिटेक्शन करनी चाहिए ताकि हमारे बगल में बैठा हुआ व्यक्ति ना जो खांस रहा है, ना जो छींक रहा है, ना जिसको बुखार है, वो हमारे को इन्फेक्शन दे सकता है। इसके लिए केस डिटेक्शन और टेस्ट करना बड़ा जरूरी है। अब हम आते हैं सीपीटी के ऊपर, जिसको कि कन्वल्सेंट प्लाज्मा थेरेपी कहते हैं। कन्वल्सेंट प्लाज्मा थेरेपी क्या होती है? जैसे मुझे कोरोना हुआ, मेरे अंदर उस बीमारी से रोग प्रतिरोधक जो एंटीबॉडीज होती हैं वो प्रोड्यूस हो जाती हैं। तो वो एंटीबॉडीज जो मेरे में प्रोड्यूस होती हैं, जब मैं ठीक हो जाऊंगा वो एंटीबॉडीज रहती हैं। हम उसमें प्लाज्मा निकालते हैं और प्लाज्मा में वो एंटीबॉडीज होती हैं, तो जिस मरीज को होता है उसको दे देते हैं, ठीक हो जाता है। 1890 से ये सीपीटी थेरेपी चल रही है। सबसे पहले डिप्थीरिया में की गई थी, उसके बाद चिकन पॉक्स, मीजल्स में, और ये बता दूं लास्ट जो हमारा पेंडेमिक हुआ था स्पेनिश फ्लू, उसके अंदर भी हमने प्लाज्मा थेरेपी दी थी। अब हम आते हैं पॉजिटिव या नेगेटिव के ऊपर। देखिए केस का पॉजिटिव होना या नेगेटिव होना, कई बार ये भी हो सकता है कि मुझे कोरोना हुआ, आपने टेस्ट किया और वो नेगेटिव आ गया। उसकी वजह यह है कि आप सैंपल कहां से कलेक्ट करते हैं। कलेक्शन ऑफ सैंपल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप वो कलेक्शन प्रॉपर नेजोफेरिंक्स में जाके जहां पर की वायरस शेड हो रहा है, अगर वहां से कलेक्ट नहीं करते तो मेरे अंदर कोरोना होते हुए भी वो नेगेटिव आएगा, जिसको कि हम फॉल्स नेगेटिव यानी यहाँ पर टेस्टिंग का भी इशू है। टेस्टिंग भी कैसे हो रही है? डॉक्टर रवि मलिक इस बात पर ध्यान दे रहे हैं। डॉक्टर हर्ष महाजन, ये भी एक बड़ा सवाल है कि क्या टेस्टिंग जिस तरह से हो रही है वो प्रॉपर तरीका है? क्या यही एक बड़ी वजह है कि लगातार इतने अलग अलग टाइप के टेस्ट आ रहे हैं, रिपोर्ट्स आ रही हैं, कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव, फिर से पॉजिटिव? इसमें सवाल मुद्दे काफी जुड़े हुए हैं। जब बेस्ट से बेस्ट टेस्टिंग भी आप सैंपल लेंगे नेजोफेरिंग से, जहां से हाईएस्ट आपको परसेंटेज पॉजिटिव मिलता है, तो वो भी 67% है। सो 33% में वैसे ही फॉल्स नेगेटिव आना है जब आपने सब कुछ सही किया है। डॉक्टर उमा ने बताया कि अगर हम ब्रोंकोस्कोपिकली लवाज करके निकालें तब 93% पॉजिटिव आता है। तो और अगर किसी ने सैंपल सही तरीके से नहीं लिया है फिर तो वो 67 से कम होके किसी भी दर पे जा सकता है। सो इसमें सैंपल कलेक्शन का तरीका और टेस्ट का अपना इनहेरेंट एक जो फॉल्स नेगेटिव रेट है वो दोनों जुड़े हुए हैं।
तीसरी बात रही, आपने पूछा कि किसी को है ही नहीं किसी तरह की तकलीफ, तो वो उसका एक्चुअली सोसाइटी में संक्रमण फैलाने का सबसे अधिक चांस है। और इसीलिए रेकमेंड किया गया है कि हर व्यक्ति जब घर से बाहर निकले तो वो मास्क डाल के निकले। मास्क डालने के दो रीजन है। सबसे अहम रीजन है कि हम दूसरे को ना फैलाएं। अगर हमें खांसी नहीं भी है तब भी हिदायत आज के दिन में इंडिया में ये है कि आपने मास्क जरूर डालना है, और ये एसिम्प्टोमेटिक को कवर कर लेगा काफी हद तक। दूसरा मास्क का जो कम अहम एक कारण है वो ये है कि आपको दूसरे से ना मिले, पर मेन उसका रीजन है कि आप दूसरे को ना दें। सो चाहे सिम्टम हो चाहे ना हो, खांसी है, जुकाम है, नहीं है, आप अगर मास्क डाल के बाहर निकलेंगे घर में तो आप दूसरे को देने का चांस बहुत कम हो जाएगा। दूसरे ने भी मास्क डाला हुआ है। बात रही ये लॉकडाउन का क्या फायदा हो रहा है, लॉकडाउन का भी सिम्टोमेटिक में तो फायदा हो ही रहा है। जो सीरियस है वो हॉस्पिटल जा रहे हैं, जो बहुत सीरियस है वो आईसीयू में है, वेंटिलेटर पे है। लकीली हमारे देश में बहुत सीरियस का नंबर कम है, और एसिम्प्टोमेटिक है वो भी घर में बैठे हैं। तो ये लॉकडाउन जैसे 40 दिन चलेगा तो उसपे मोस्ट एसिम्प्टोमेटिक भी जो है उनको इन्फेक्शन हुआ, उन्हें पता नहीं चला, पर वो घर से बाहर नहीं निकले, तो वो भी कवर हो जाएंगे। पर आज तो लॉकडाउन की भी ऐसी धज्जियां उड़ाते हुए कितने लोग हमें सड़क पर दिखाई दे रहे हैं, वो कल एसिम्प्टोमेटिक बन जाएंगे, अभी आज बाहर निकलने की वजह से उनको भी इस बात का अंदाजा नहीं होगा। लेकिन डॉक्टर के अग्रवाल, इसी में अगर मैं एक पहलू देखूं, क्या हम ये कह सकते हैं, मैं बिल्कुल जानती हूं कि अगर नहीं पता चल रहा सिम्टम्स के बारे में तो बिल्कुल उस शख्स से दूसरे शख्स को खतरा जरूर है, लेकिन क्या एक दूसरा पहलू ये है कि हम इस वायरस को जितना लीथल मान रहे थे, सिम्टम्स ना दिख पाना, पता ही नहीं चल पाना और कोरोना होके चला जाना, ये इस बात का भी सबूत है कि शायद ये इतना लीथल कुछ लोगों के लिए नहीं होगा कि पता भी नहीं चल रहा। डेफिनेटली ये कॉन्टेजियस ज्यादा है, लिथैलिटी कम है। अगर हम सारे कंट्रीज का डाटा लेके चले तो अल्टीमेटली हो सकता है इसकी लीथल वैल्यू लेस देन 1% हो। इट मे बी स्लाइटली हायर देन द इन्फ्लुएंजा। डेफिनेटली इस वक्त में, क्योंकि हमने अगली लॉकडाउन इसलिए किया क्योंकि हमारे पास में एंटीजन एंटीबॉडीज की फैसिलिटी नहीं थी। अब अगर हमारे पास एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट आ जाते हैं, प्रोवाइडेड वो टेस्ट में वही हाल ना हो जो यूके में हुआ है, जहाँ पे 2 मिलियन टेस्ट फेक निकले जो चाइना से आए थे, या अमेरिका वाले कह रहे हैं कि जो टेस्ट आ रहे हैं उनकी रिलायबिलिटी नहीं है। अगर हम इंडियन 2 कंपनी जो बना रही है और बाहर एक्सपोर्ट कर रही है, अगर हम एंटीजन एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं अब, तब हमें पता लगेगा कि लॉकडाउन का कितना असर पड़ा। लॉकडाउन का असर का मतलब यही होगा कितने लोगों को ये बीमारी एसिम्प्टोमेटिक थी अपने आप ठीक हो गई, उसके हिसाब से हम इंटरपोलेट करेंगे भारत में कितने केसेस हैं आज की डेट में। सो इमीडिएटली इन द लास्ट वीक ऑफ लॉकडाउन एक्सटेंसिव टेस्टिंग होनी चाहिए एंटीजन एंटीबॉडी की एसिम्प्टोमेटिक पॉपुलेशन में टू फाइंड आउट ट्रू प्रेवलेंस ऑफ द वायरस इन द कंट्री। बिल्कुल, और इसीलिए ये दर्शकों को बेहद बताना जरूरी है। ये मत समझिए कि आपको खांसी जुकाम बुखार कुछ नहीं हो रहा तो आप घर से बाहर ऐसे निकल सकते हैं, लॉकडाउन का पालन बिना किए कुछ नहीं होने वाला। आप बिल्कुल सब लोग अपने आप को यहाँ पर शक्तिमान की औलाद समझते हैं, ऐसा मत सोचिए। किसी को भी हो सकता है, यही खबर है। सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं, आप एसिम्प्टोमेटिक कैरियर हो सकते हैं, इसलिए घर से बाहर ना निकले, घर के अंदर रहना ही इसका सबसे बड़ा सोल्यूशन है। तो हम एक बड़ा सवाल यहां पर उठा रहे हैं कि अदृश्य कोरोना को अब कैसे पहचानेंगे हम, और यहां पर अभी जो टेस्टिंग किट को लेकर बात हो रही थी उसकी रिलायबिलिटी कितनी है डॉक्टर मनोज? देखिए, जो अभी एंटीबॉडी रैपिड टेस्टिंग किट आया है चाइना से, वो करीब 6.5 लाख किट्स मंगाए गए हैं और थर्सडे को ही पहुंचा है।
उसमें से जो 3 लाख किट्स है गुंगजाओ बॉन्डफो बायोटेक एक कंपनी है, वहाँ से ली गई है, और 2.5 लाख के आसपास जो है इससे ली गई है। तो इन दोनों को जो लिया गया है ये चाइनीज एडमिनिस्ट्रेशंस के परमिशन से और उनके सुपरविजन में लिया गया। तो हमें ऐसा लगता है कि क्वालिटी वाइज ठीक होना चाहिए, बट चूंकि इस तरह की चीज़ें देखी गई कि जो भी किट्स मटेरियल भेजे गए थे बाहर, जैसे यूके में गया था और बाहर जो गए थे उसमें काफ़ी खामी पाई गई, तो उन्होंने वापस भी कर दिया। तो अब ये डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है डिफरेंट सेंटर्स पे, और इसमें देखा जाए क्या आती है, तो एक तरह से हमें पता चल जाएगा कि इसकी रिलायबिलिटी कितनी है। बट डेफिनेटली दोनों कंपनियां अच्छी हैं, और हमारे जो एम्बेसडर हैं मिस्टर बिस्री, उन्होंने डायरेक्ट चाइनीज एडमिनिस्ट्रेशन से बात करके, और चाइना वालों ने भी इस बार जब से बीजिंग की बदनामी हुई है इस किट्स के लिए, उन्होंने भी कोशिश किया है कि क्वालिटी प्रोडक्ट ही वहाँ से जाए। बट फिर भी विश्वास करना थोड़ा मुश्किल है, खास करके इस माहौल में। बट मेरा ये कहना होगा कि अभी वो टेस्ट डिपो से सब जगह डिफरेंट सेंटर्स पे जाते हैं, कम्युनिटी में उसका टेस्ट होता है, तो हमें रफली अंदाज मिल जाएगा कि इनकी रिलायबिलिटी। बिल्कुल, अभी थोड़ा सा रिलायबिलिटी का इशू इसलिए भी है कि चाइना से आ रहा है और चीन से ये वायरस भी आया है। अब ये समझ में नहीं आ रहा कि सिर्फ इतना, ये वायरस तो इतना ऑथेंटिक और जेन्युइन ऐसा दे दिया है कि जिसकी काट ही नहीं मिल पा रही है। हम बिल्कुल दुआ करते हैं और बिल्कुल उम्मीद करते हैं कि कम से कम जो किट दे रहे हैं वो भी ऐसे ही जेन्युइन और ऑथेंटिक हो जो किसको काट सके। शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए डॉक्टर मनोज, और सभी गेस्ट का भी। छोटा सा ब्रेक यहाँ पर, जल्द लौट रहे हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। अगर इस वीडियो पर आपकी कोई राय है तो नीचे कमेंट भी कर सकते हैं। और हाँ, देश और दुनिया की तमाम खबरों से वाकिफ रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें न्यूज़ 24 का यूट्यूब चैनल। न्यूज़ 24, निष्पक्ष खबरें।